आज हम पढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करेंगे रिगार्डिंग ओस्टोमी केयर। यहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में एमसीक्यू भी पढ़ेंगे। जल्दी से थ्योरी ख़त्म करते हैं, मतलब क्योंकि ये ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं। इसमें हमारा क्या क्या बात होगा, विल टॉक अबाउट द कोलोस्टोमी। बेसिकली हम इलियोस्टोमी एंड डिफरेंट टाइप का कोलोस्टोमी के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, चलो। और रिगार्डिंग कोलोस्टोमी इरिगेशन भी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए, रेडी हो सारे? यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं जो हमारा कोलोस्टोमी होता है। उससे पहले जानना जरूरी है कि कोलोन का क्या क्या पार्ट्स होता है या लार्ज इंटेस्टाइन का क्या क्या पार्ट्स होता है। तो पहला वाला पार्ट है हमारा क्या, सिकम, एंड उसके बाद आ रहा है क्या, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, वाला पार्ट कोलोन का अगर बात करें वो आ जाता है क्या, असेंडिंग कोलोन। ऐसे ऊपर गया, सो ये हो गया असेंडिंग कोलोन। उसके बाद कौन सा वाला पार्ट है, ये जो ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद क्या आ रहा है, डिसेंडिंग कोलोन, एंड देन एस शेप का सिग्मॉइड कोलोन, एंड देन ये रेक्टम, एंड देन एनल कैनल एंड द अनस। ये सारे पार्ट्स होते हैं। पर कोलोन का जो पार्ट है वो क्या, असेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड कोलोन है। अब यहाँ पे कोलोस्टोमी जब किया जाता है वो आइदर हम इलियम के अंदर क्या मतलब करा सकते हैं। इलियम किसका पार्ट है बताओ? इलियम इज स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो इलियोस्टोमी अलग है और कोलोस्टोमी अलग है। तो इलियोस्टोमी किया जा सकता है और कोलोस्टोमी भी किया जा सकता है, दोनों को हम पढ़ेंगे आज। यहाँ पे इलियोस्टोमी का बात नहीं है। हम कोलोस्टोमी का अगर बात करें तो हो सकता है कि असेंडिंग कोलोन में ही कहीं पे हम ओपनिंग बनाएं, या फिर असेंडिंग कोलोन का कुछ पार्ट को हमने क्या किया, पुल करके एब्डोमेन के ऊपर लेके आ गया और ओपनिंग एब्डोमेन के ऊपर कर दिया। ठीक है ना, ये अटैचमेंट कर दिया असेंडिंग कोलोन को, इसे बोल देंगे असेंडिंग कोलोस्टोमी। अगर हमने ट्रांसवर्स कोलोन में किया तो बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। डिसेंडिंग कोलोन में अगर ओपनिंग करके हमने एब्डोमेन के ऊपर रखा तो फिर बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, वैसे सिग्मॉइड कोलोस्टोमी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स का कोलोस्टोमी के रिगार्डिंग। सो कोलोस्टोमी मतलब समझ में आ रहा है, स्टोमा, ओस्टोम, स्टोमी मतलब क्या, ठीक है ना, ओपनिंग। स्टोमा मतलब है जहां पर स्टोमा टर्म आता है, स्टोमा का मतलब है ओपनिंग। ठीक है, आर्टिफिशियल ओपनिंग मान के चलो। ठीक है, सो कोलोस्टोमा स्टोमी मतलब क्या, कोलोन में एक ओपनिंग बनाना। इलियोस्टोमी मतलब क्या, इलियम में एक ओपनिंग बनाना, आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सो कोलोस्टोमी या ओस्टोमीज अगर बात करें, ओस्टोमी आर द ओपनिंग्स विच मे बी आइदर टेम्पररी पीरियड के लिए हम कोलोस्टोमी कर सकते हैं या इलियोस्टोमी करेंगे, या फिर हो सकता है कि परमानेंट पीरियड के लिए किया जा सकता है। सो दोनों है। एक टेम्पररी पीरियड मान के चलते हैं, किसी का अगर मान के चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं पे एक नेक्रोसिस हुआ था, हमने क्या किया, उसको काट दिया। या फिर किसी का लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं पे एक कैंसर था और कैंसर वाला पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। वो रिमूव करने के बाद हम क्या करना चाहते हैं कि कोलोन को थोड़े टाइम के लिए रेस्ट देना चाहते हैं, और उसके बाद वापस से दोनों पार्ट को मान के चलते हैं ये हो गया पूरा कोलोन का पार्ट। हम चाहते हैं कि इतना वाला पार्ट हम रिमूव कर दें क्योंकि यहाँ पे कैंसर था या फिर कुछ भी था। लेकिन ये जो डिस्टल वाला पार्ट है या फिर प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है, हम चाहते हैं थोड़ी देर के लिए ये रेस्ट ले लें। ठीक है, तो वो रेस्टिंग पीरियड में हम क्या करते हैं, टेम्पररी पीरियड के लिए इसको एब्डोमेन के ऊपर लेके डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको दोबारा इसको दोनों को एनास्टोमोसिस किया जाता है। तो आइदर ये टेम्पररी पीरियड के लिए होगा, या फिर अगर हमने पूरा डिस्टल वाला पार्ट को हमने पूरा रिमूव कर दिया। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये हो गया कोलोन। ठीक है, और हमने पूरा ये डिस्टल वाला पार्ट को पूरा ही रिमूव कर दिया। अगर पूरा रिमूव कर दिया तो इसको परमानेंटली हमें एब्डोमेन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग करके अटैचमेंट करना पड़ेगा। अगर डिस्टल वाला पार्ट को हमने रखा है और बस कुछ पार्ट हमने निकाला है और डिस्टल वाला पार्ट अभी भी है, तो वो वाला पार्ट को दोबारा हम जोड़ना चाहते हैं बाद में, बट आफ्टर सम रेस्ट then we have to go through a temporary procedure. So temporary या permanent procedure कुछ भी हो सकता है ओस्टोमी का। ठीक है, जहाँ पर हम पुल करते हैं, किसको पुल करते हैं, इंटेस्टाइन का पार्ट को, या हो सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक इलियम को,
या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट को हम ले सकते हैं और वो एब्डोमेन के साथ जोड़ देते हैं, सो दैट हमारा जो बावेल मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कंटिन्यूअस रहे। बात समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो? समझ में आ रहा है? मान के चलते हैं किसी का ना यहाँ पे एक कैंसर हुआ है, ठीक है ना, कैंसर हुआ है, तो ये वाला कैंसर वाला पार्ट को मान के चलते हैं अगर ऐसे स्टूल पास होना है, क्या स्टूल पास होके ऐसे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए। तो हम क्या करना चाहते हैं, इतना वाला पार्ट को ना हम रिमूव कर दिया। अगर कैंसर पूरा भरा हुआ है तो फिर पूरा इसको हमें रिमूव कर देना है। अगर रिमूव कर देंगे तो परमानेंटली ये पूरा रिमूव हमने कर दिया। अगर रिमूव कर दिया तो ये वाला जो हिस्सा है, प्रॉक्सिमल वाला हिस्सा, इसको हमें एब्डोमेन के साथ परमानेंटली जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टल वाला पार्ट तो है नहीं, अनस के साथ कैसे जाएगा? समझ रहे हो? सो परमानेंटली इसको हमें एब्डोमेन के साथ ओपनिंग बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? या फिर अगर हमने ये देखा कि इतना वाला हिस्सा जो है ना, इसको काटने के बाद हम चाहते हैं कि ये जो डिस्टल वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, मैं भी टिक लगा रहा हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ी देर के बाद हम इसको वापस लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतना वाला हिस्सा काटने के बाद, इतना वाला पार्ट उड़ाने के बाद, इसको काटने के बाद ये एक ओपनिंग एब्डोमेन और दूसरा ओपनिंग भी एब्डोमेन के ऊपर दोनों को रखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं डबल बैरल कोलोस्टोमी। आगे पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग, और बाद में जाके हम फिर दोनों को जोड़ देते हैं। सो ये टेम्पररी प्रोसीड्योर होता है, समझ रहे हो? सो टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है प्रोसीड्योर, जहाँ पर हम एब्डोमिनल वॉल के ऊपर क्या करते हैं, एब्डोमेन वॉल के ऊपर ये इंटेस्टाइन को, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को या फिर लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, सो दैट जो बावेल मूवमेंट होता है, जो स्टूल का मूवमेंट होता है, वो कंटिन्यूस रहे। यहाँ पे मैंने दो पिक्चर रखा, एक है रेड वाला देख रहे हो जहाँ पे हेल्दी मैंने लिखा हुआ है, ये वाला हेल्दी दिख रहा है, रेड दिख रहा है, बढ़िया है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिंक या रेड साइन ही दिखना चाहिए, नॉर्मल हेल्दी कोलोस्टोमी ऐसा ही कुछ दिखता है। अगर यहाँ पे तुम देख रहे हो ब्लैक या पर्पल कलर का, अगर पर्पल देख रहे हो या फिर ब्लैक कलर का देख रहे हो कोलोस्टोमी ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब बहुत डेंजर है भाई। क्या? पर्पल या ब्लैक कलर होने का मतलब है कि जो कोलोस्टोमी बाहर आया, मतलब जो बाहर वाला हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा जो कोलोस्टोमी का है, इसको येलो बना देता हूँ सो ये दिखेगा अच्छा से। इतना वाला हिस्सा जो बाहर के तरफ है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं कट ऑफ हुआ है। तो ब्लड सप्लाई या सर्कुलेशन कहीं ना कहीं कट ऑफ हुआ, जिसके वजह से यहाँ पे सर्कुलेशन ना होने की वजह से सारा नेक्रोसिस हो गया। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो ना? तो डेंजरस क्या है बताओ? नॉर्मली क्या दिखना चाहिए बताओ? कोलोस्टोमी पिंक या फिर, जल्दी बताओ, पिंक या फिर रेड दिखना चाहिए। कब बोलेंगे नेक्रोटाइज हुआ है? कब बोलेंगे नेक्रोटाइज हुआ? आइदर क्या दिखना चाहिए, ब्लैक दिखना चाहिए या फिर ब्लैक पर्पल कलर का दिखना चाहिए। अगर ब्लैक और पर्पल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? जल्दी बताओ। नेक्रोसिस हुआ है, ठीक है ना, एंड दिस इज इमरजेंसी। ठीक है, इसलिए हमें दोनों को अच्छा से समझना चाहिए कि कोलोस्टोमी दिखता कैसा है। हो सकता है ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें पूछ ले एग्जाम में, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताओ अगर कोलोस्टोमी ऐसे ब्लैक या पर्पल कलर का दिख रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कोलोस्टोमी, तुम बताओगे टाइप्स और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। बताओ पहला वाला, मैं ABCD करके नाम दे देता हूँ, तुम्हें बताना है ये क्या टाइप क्या है इसका। ए वाला बताओ कहाँ पे हुआ है ये? असेंडिंग में। असेंडिंग कोलोस्टोमी, इसे क्या बोल देंगे? असेंडिंग कोलोस्टोमी। असेंडिंग कोलोस्टोमी, ठीक है, असेंडिंग कोलोस्टोमी। अभी ये मुझे बताओ सी क्या है? डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। सी के बारे में पूछ रहा हूँ, ये वाला बताओ ये क्या है? यस, दिस इज कॉल्ड सिग्मॉइड कोलोस्टोमी। सिग्मॉइड कोलोस्टोमी, ठीक है, कहाँ पर हुआ है? सिग्मॉइड कोलोन के ऊपर, हाँ या ना बोलो। और पूरा जो डिस्टल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, ये पूरा प्रॉक्सिमल वाला, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल। एंड ये वाला जो हिस्सा है इसे क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड डिस्टल पार्ट, ठीक है ना। जहां पर तुम्हें थोड़ा सा पर्पल कलर का दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको हम पूरा निकाल दिए, इतना वाला हिस्सा को हमने पूरा निकाल दिया। यहाँ पे ये ए है, ये वाला बी है, और ये सी, और ये वाला डी। ए को बोल दिया हमने क्या? असेंडिंग कोलोस्टोमी।
असेंडिंग कोलोस्टोमी, एंड सी को बोल दिया हम लोग सिग्मॉइड कोलोस्टोमी, ठीक है। एंड डी को क्या बोल देंगे? डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। एंड बी को बोल देंगे, बी मतलब क्या यहाँ पे? ट्रांसवर्स नहीं, ये ट्रांसवर्स है पर ये है डबल बैरल, डबल बैरल है। ठीक है ना, इससे बोलते हैं डबल बैरल। हर जगह पे देखो ना एक ही कोलोस्टोमी है, हाँ या ना बोलो, एक ही ओपनिंग है, और बाकी जो डिस्टल वाला पार्ट है ना उसको हमने पूरा निकाल दिया। तो सिंपल फंडा मैं एक बताता हूँ यहाँ पे। मान के चलते हैं ये हो गया इंटेस्टाइन, इसको ऐसे लिखने से प्रॉब्लम होगा। अच्छा, मान के चलते हैं ये हो गया इंटेस्टाइन का हिस्सा, ठीक है। तो ऐसे करके होगा, ये हो गया ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, एंड ये, ठीक है। तो मान के चलते हैं हमने ना यहाँ पे कुछ असेंडिंग कोलोस्टोमी किया, यहाँ पे हमने एक ओपनिंग बना दिया, और बाकी जो हिस्सा है उसको हमें रिमूव करना है, पूरा निकाल देंगे। तो ये पूरा ऐसे निकल जाएगा। तो क्या बच्चा बताओ, इसमें क्या दो ओपनिंग हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। बस पूरा तो बाकी तो निकाल दिया ना हमने, पूरा बॉडी से तो पूरा निकाल दिया। इसमें कितना ओपनिंग बनेगा? एक ही ओपनिंग बनेगा, सिंगल, ठीक है ना। बस एक ही ओपनिंग बन सकता है। क्यों एक ही ओपनिंग बन सकता है बताओ? क्योंकि इसमें बाकी हिस्सा है नहीं, हाँ या ना बोलो। अगर मैं ये बोलूं कि हमने ये ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी किया, बट ट्रांसवर्स कोलोन का हमने कुछ बस हिस्सा निकाल दिया ऐसे करके, बाकी तो बचा है ना सारा चीज, हाँ या ना बोलो। बाकी तो सारा चीज बचा है ना। तो इसमें क्या बनाओ बताओ? ट्रांसवर्स कोलोन का बस इतना हिस्सा हमने काट के फेंक दिया। तो इसमें कितना ओपनिंग बनेगा बताओ? एक बनेगा या दो बनेगा? दो बनेगा। एक है क्या? प्रॉक्सिमल वाला, ये वाला प्रॉक्सिमल, और ये वाला क्या? डिस्टल, ठीक है ना। और ये बाद में हमने क्या किया? एब्डोमेन के ऊपर ये दोनों ओपनिंग रख दिया, और बाद में ये टेम्पररी पीरियड के लिए, बाद में हम क्या करेंगे? फिर वापस से इसको, जैसे ही ये डिस्टल वाला हिस्सा, इसको हम फिर रेस्टिंग पीरियड में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये मान के चलते हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुआ है या इन्फ्लामेशन हुआ है डिस्टल पार्ट में, हम चाहते हैं कि ये डिस्टल पार्ट में कोई भी स्टूल पास ना हो, तो हम डिस्टल पार्ट को रेस्ट दे दिए। तो यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। डिस्टल पार्ट का क्या? नॉन फंक्शनल पार्ट है, हाँ या ना बोलो। क्या इसके अंदर स्टूल जा सकता है? डिस्टल पार्ट में क्या स्टूल जा सकता है? हाँ या ना बोलो। हमने इसे काट दिया ना, क्या जा सकता है? हाँ या ना बोलो। नहीं सर, क्यों नहीं जा सकता बताओ? दिस इज कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट से हमने पूरा निकाल दिया। अभी स्टूल अगर पास होगा तो कैसे जाएगा बताओ? स्टूल ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा, जाएगा, जाएगा। और प्रॉक्सिमल पार्ट तो एब्डोमेन से है, यहाँ पर हमने क्या किया? एक बैग लटका दिया। अब यहाँ पे पूरा जो कलेक्शन होगा बैग में होगा। और डिस्टल पार्ट का काम क्या है बताओ? कुछ है यहाँ पे? डिस्टल पार्ट का कुछ काम है क्या? नहीं, इसमें कोई भी स्टूल का पैसेज नहीं होता। दिस इज एब्सोल्युटली नॉन फंक्शनल। इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं रहता डिस्टल पार्ट का। पर इसमें बस जो सिक्रेशन होने वाला ना, यहाँ से क्या सिक्रेशन होगा? ओनली म्यूकस, ठीक है ना। बात समझ रहे हो क्या? इसीलिए कभी कभी ये नॉन फंक्शनल पार्ट को, डिस्टल पार्ट को हम बोलते हैं म्यूकस फिस्टुला। क्या बोलते हैं इसको? म्यूकस फिस्टुला। कभी कभी बोला जाता है म्यूकस फिस्टुला बोला जाता है। वेयर एज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डबल बैरल कोलोस्टोमी विल बी सिक्रेटिंग द स्टूल। यहां पे स्टूल जाके जमा होता है इधर, कहां से? प्रॉक्सिमल पार्ट से। बात समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो। पर डिस्टल पार्ट से कुछ नहीं आ सकता। डिस्टल पार्ट तो कनेक्टेड है ही नहीं, तो स्टूल कैसे आएगा इसमें? समझ रहे हो? यहां से क्या सिक्रेट होता है बताओ? डिस्टल पार्ट से म्यूकस, सिर्फ म्यूकस सिक्रेट होता है। समझ गए? हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो चलिए, तो यहां पे समझ लिए कि इसे क्या बोलते हैं? डबल बैरल कोलोस्टोमी, ठीक है। हाँ या ना बोलो। अगर एक ही ओपनिंग होता तो क्या बोलते? अगर एक ही ओपनिंग ऐसे होता तो क्या बोलते इसको? ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। बात समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो। यस सर। और एक टाइप जैसे मान के चलते हैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया,
और एक टाइप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं जहाँ पर बस एक ही ओपनिंग हुआ है, बस ये वाला ओपनिंग, ठीक है, और कुछ है ही नहीं, बाकी वाला हिस्सा हमने इसको काट के फेंक दिया, ठीक है। तो ये वाला टाइप को हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी योर ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, ठीक है ना, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, हाँ या ना, बोलो, बात समझ रहे हो क्या? Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर असेंडिंग कोलोस्टोमी है या इलियोस्टोमी है, ठीक है, म्यूट रखना अगर किसी का बैकग्राउंड में नॉइज है तो प्लीज। अगर असेंडिंग कोलोस्टोमी है या इलियोस्टोमी है तो फिर यहां पे थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, यहां पे असेंडिंग कोलोस्टोमी या इलियोस्टोमी वाला केस में जो स्टूल पास होगा दैट स्टूल विल बी लिक्विड टाइप, समझ रहे हो, हाँ या ना, बोलो, कौन सा टाइप का होगा, लिक्विड टाइप का होगा। और अगर ट्रांसवर्स वाला देखेंगे तो ट्रांसवर्स में थोड़ा बहुत सेमी सॉलिड टाइप का होता है, कौन सा टाइप का, सेमी सॉलिड टाइप का स्टूल होता है। अगर सिग्मॉइड कोलोन या फिर डिसेंडिंग कोलोन, ये दोनों वाला केस में फुली फॉर्म्ड स्टूल होता है, फुली फॉर्म्ड स्टूल होता है, ठीक है, पूरा अच्छा से स्टूल फॉर्मेशन होके आएगा, कौन सा वाला केस में, डिसेंडिंग या फिर सिग्मॉइड कोलोस्टोमी वाला केस में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिक्विड वाला स्टूल कौन सा वाला केसेस में होता है, याद रखना, कौन सा वाला केस में, इलियोस्टोमी या फिर असेंडिंग कोलोस्टोमी वाला केस में। ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी वाला केस में कौन सा वाला स्टूल आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा वाटर रिअब्जॉर्ब हो जाएगा, सेमी सॉलिड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, एक चीज याद रखो, इधर जितना आगे जाएगा स्टूल उतना ज्यादा पानी ऑब्जर्व होता जाएगा, तो उतना ज्यादा क्या बनेगा, स्टूल कंसिस्टेंसी इसका बढ़ता जाएगा। जितना हम पीछे चलेंगे टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन उतना ज्यादा पानी होगा इसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा पानी जो है ना वो कोलोन में ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो जितना आगे जाएंगे उतना पानी ऑब्जर्प्शन होता जाएगा, और वैसे स्टूल भी उतना ज़्यादा गाढ़ा और उतना ज़्यादा सॉलिड होता जाएगा। बात समझ रहे हो, हाँ या ना, बोलो, समझ रहे हो। तो जितना हम पीछे चलेंगे, जैसे असेंडिंग कोलोन में यहाँ पे क्या हो रहा, लिक्विड वाला मिलेगा, और पीछे चलोगे इलियोस्टोमी क्या बनेगा बताओ, वही लिक्विड वाला बनेगा, हाँ या ना, बोलो। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं। Yes, sir. प्री ऑपरेटिव पीरियड में कोलोस्टोमी नहीं हुआ है, प्री ऑपरेटिव पीरियड में हमें क्या करना चाहिए, असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग द ऑप्टिमल प्लेसमेंट ऑफ द ओस्टोमी। हमें मतलब जो सर्जन के साथ जाना है, देखना है कि एक्चुअल में पेशेंट का है क्या और कौन सा जगह पे ओस्टोमी कराना चाहिए, क्या ये असेंडिंग कोलोन का होना चाहिए, डिसेंडिंग का, या फिर ट्रांसवर्स का, या सिग्मॉइड कोलोस्टोमी का, सिग्मॉइड कोलोन का कहाँ पर होना चाहिए। यू शुड असिस्ट इन डूइंग दैट। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन प्रेस्क्राइब्ड प्री ऑपरेटिव डाइट, ठीक है। प्री ऑपरेटिव डाइट मतलब ऑपरेशन से पहले मिनिमम तो क्या होना चाहिए, 8 घंटे पहले क्या होना चाहिए, एनपीओ रहना चाहिए, 8 घंटा पहले एनपीओ होना चाहिए, बिफोर 8 आवर्स क्या होना चाहिए बताओ, नील पर ओरल, बिफोर 8 आवर्स, ठीक है। उससे पहले क्या, सॉफ्ट डाइट, ठीक है ना, उससे पहले सॉफ्ट डाइट, प्री ऑपरेटिवली जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है उस हिसाब से हमने देना है प्री ऑपरेटिव डाइट। बावेल प्रिपरेशन, क्योंकि हमें कोलोस्टोमी करना है, उसके अंदर स्टूल ना हो, इसलिए हमें क्या देना, लैक्सेटिव्स एंड एनीमा दे देना है, सो दैट लैक्सेटिव एंड एनीमा देने से क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट एवाक्यूएशन हो जाएगा और देयर विल बी नो इंटरप्शन इन द सर्जरी। एंड इवन एनीमा देने से क्या होता है, पूरा स्टूल तो बाहर आ जाएगा, एंड ये कंप्लीटली जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी हम जहाँ पे हमें कराना चाहते हैं वहाँ पे एम्प्टी रहेगा और सर्जरी अच्छा से होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स में भी प्रेस्क्राइब्ड, ये क्यों दिया जाता है बताओ, एंटीसेप्टिक्स और एंटीबायोटिक क्यों देंगे सर्जरी से पहले, क्यों देना चाहिए, क्योंकि जल्दी बताओ, जो बैक्टीरिया होते हैं कोलोन में, जो बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, वो खत्म हो जाएंगे, एंड जो सर्जरी के टाइम में इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा कम रहेगा, इसलिए पहले एंटीबायोटिक चलाना चाहिए, सो दैट अगर कोलोन में कहीं पे इन्फेक्शन है या फिर पहले ही
आज नॉर्मल रूटीनली हमें चला देना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मली तो यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट में बैक्टीरियाज होते हैं वो पहले ख़त्म हो जाएंगे और देयर विल बी डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। आफ्टर कोलोस्टोमी तो पोस्ट ऑपरेटिवली हमें क्या क्या करना चाहिए? बेसिकली एक पाउच आता है जहाँ पर कोलोस्टोमी को हमें, लेट मी शो यू दिस, ये होता है कोलोस्टोमी का पाउच, ऐसे लगाया जाता है कोलोस्टोमी के ऊपर। ठीक है, कोलोस्टोमी कुछ ऐसा दिखता है। कोलोस्टोमी के ऊपर हमें ऐसे एक पाउच को लगाना होता है, जो कि ये बैग में पूरा कलेक्ट होता है। ऐसे करके देखो यहाँ पे बैग के अंदर पूरा क्या होता है? स्टूल कलेक्ट होता है। ऐसे करके स्टूल कलेक्ट होता जाएगा। सो बेसिकली ये पाउच सिस्टम आता है। पाउच का डिफरेंट टाइप्स आता है, हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या टाइप्स होता है पाउच का। तो पोस्ट ऑपरेटिवली हमें ये देखना चाहिए कि पाउच सिस्टम कोलोस्टोमी के साथ अटैचमेंट हुआ है या नहीं। अगर पाउच सिस्टम अभी तक अटैचमेंट नहीं हुआ है, देन टेम्पररीली हमें पेट्रोलियम जेली गॉज को वहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। इसको ऐसे ढक के रखना चाहिए, पेट्रोलियम जेली गॉज को ऐसे ढक के रखना चाहिए। पेट्रोलियम जेली गॉज आता है, कमर्शियली अवेलेबल है पेट्रोलियम गॉज। इसको हमें पेशेंट के जहाँ पर कोलोस्टोमी किया गया, अगर पाउच लगाया नहीं गया है तो टेम्पररी पीरियड के लिए जब तक पाउच आ रहा है उस टाइम के दौरान हमें क्या करना, ये कोलोस्टोमी के ऊपर ऐसे क्या लगाना बताओ? पेट्रोलियम जेली गॉज को ऐसे लगा देना होता है। क्यों लगाएंगे भाई पेट्रोलियम जेली गॉज? क्योंकि ये क्या नहीं होगा, चिपक नहीं जाएगा, ये चिपकेगा नहीं। हाँ या ना बोलो? अगर ड्राई गज लगा देंगे क्या होगा बताओ? ये ऑब्जर्वेशन कर लेगा, साथ में ये चिपक भी जाएगा। हमें नहीं लगाना। पेट्रोलियम जेली गॉज अगर लगाएंगे ये आराम से बाहर भी आ जाएगा। हाँ या ना बोलो? सो पेट्रोलियम जेली गॉज बेसिकली यहाँ पे अप्लाई कर देना चाहिए। पेट्रोलियम जेली गॉज ये लगा देना चाहिए जब तक ये पाउच अवेलेबल नहीं होता है। तो पाउच आने तक हम पेट्रोलियम जेली गॉज लगाएंगे और इंश्योर करेंगे जितना जल्दी हो सकता है ओस्टोमी पाउच वहाँ पे लगाया जाए, वो हम इंश्योर करेंगे। ठीक है। एंड ये पेट्रोलियम जेली गॉज के ऊपर हम क्या करेंगे? कीप इट मॉइस्ट, मतलब थोड़ा मॉइस्ट रखने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि पेट्रोलियम जेली गॉज ही मॉइस्ट कराने के लिए इनफ है। एंड उसके ऊपर एक ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग करके उसको रखेंगे। ए पाउच सिस्टम इज यूजुअली प्लेस्ड ऑन द स्टोमा as soon as possible। ये पाउच जैसे मैंने दिखाया वो पाउच सिस्टम इसके ऊपर लगा देना चाहिए। पाउच क्या क्या होता है, कैसे फिट होना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा। मॉनिटर द पाउच सिस्टम फॉर प्रॉपर फिट एंड साइंस ऑफ लीकेज। जो पाउच हम लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पाउच का जो होल है, मान के चलते हैं ये स्टोमा है और पाउच का जो होल है हमने छोटा थोड़ा सा काट लिया। ठीक है, तो काटने से क्या होगा, ये दोनों मतलब चारों तरफ से, मतलब मान के चलो पाउच ऐसे पूरा कंप्लीटली फिटिंग है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्टोमा को चारों तरफ से क्या करेगा बताओ? स्क्वीज कर लेगा, कंस्ट्रिक्ट कर लेगा, और जैसे नेक्रोसिस होता है ना वैसे यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए तो ओस्टोमी का जो पाउच है वो 1.8 इंच बड़ा होना चाहिए फ्रॉम द स्टोमा। ठीक है, 1.8 इंच बड़ा होना चाहिए, मतलब इसका मेजरमेंट आता है। अगर तुम्हें ये भी पता नहीं तो क्या करना है, एक मेजरमेंट ऐसा आता है, कुछ एक पेपर का बोर्ड आता है, तो इसमें डिफरेंट साइज का होल होता है। ऐसे करके डिफरेंट साइज का होल होता है। तुम्हें क्या करना होगा, ये ओस्टोमी का जो ओस्टोमी है उसके ऊपर लगा के ये मेजरमेंट करना कि कितना सेंटीमीटर का, ऐसे करके लिखा होगा 45 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ऐसे करके लिखा होगा। तुम्हें वो ओस्टोमी के ऊपर ये होल को लगाना है, मतलब इसको मेजरमेंट करना है कि कितना सेंटीमीटर का है। और फिर ये पाउच के ऊपर ना वो एक दिखाता हूँ मैं, एक पाउच किधर है देखते हैं, ये वाला देख सकते हैं पाउच। यहाँ पे हमें काटना होता है, ये होल को काटना होता है ऐसे करके। ठीक है, तो होल को हमें मैनुअली हाथ में काटना होता है। ये वाला देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25 mm, 35 mm, 45, 55, जो भी यहाँ पे लिखा, एक्चुअली वो सेंटीमीटर का नहीं है, mm का है, मिलीमीटर। सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, 25 सेंटीमीटर का तो थोड़ी ना छोटा सा है। ये 25, 35, 45, 55 ऐसे करके सेंटीमीटर का है। तो हमें सीजर में इसको जो भी हमने मेजरमेंट किया
उस हिसाब से इसको फिर काटना होता है। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेजरमेंट अगर देखोगे, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना होता है, इसे काटना होता है मैनुअली। तो एक तो साइज़ हमने मेजरमेंट किया, उसका साइज़ आता है, मतलब मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट किया, और उसके बाद हमने जो भी साइज़ मेजरमेंट किया उस हिसाब से फिर इसको काटना होता है। काटने के बाद हमें फिक्स करना है। अगर हमने ये होल को छोटा सा काट लिया तो क्या होगा, ये पूरा चारों तरफ से दबा देगा किसको, जो ओस्टोमी है, मतलब जो स्टोमा है, ठीक है, उसको दबा देगा। अगर बड़ा है तो लीक होगा। तो इसीलिए हमें एक परफेक्ट साइज मिलना चाहिए। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो क्या, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो ये प्रॉपरली फिटिंग होना चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी एनी साइन ऑफ लीकेज। अगर फिट ज़्यादा जोर से टाइट हो गया तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। अगर बड़ा हो गया तो क्या होगा बताओ, लीकेज होगा। और लीकेज होने से बड़ा प्रॉब्लम है। लीकेज होने से क्या होता है, लीकेज होने से देखो यहाँ पे ए वाला पिक्चर को देखो एंड बी वाला पिक्चर को देखो, दोनों में लीकेज की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोलोस्टोमी। क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताओ मुझे, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, क्या लग रहा है बताओ। ए वाला पिक्चर देखो, यहाँ पे अगर कंपैरिजन करोगे सी एंड डी के साथ, तुम देखो चारों तरफ इसका ये वाला हिस्सा देखो, सी और डी दोनों को अगर देखोगे तो कोलोस्टोमी जहां पर किया गया, इसका चारों तरफ सराउंडिंग टिश्यू को देखो। ए बी के साथ सी डी को कंपैरिजन करो, क्या दिख रहा है तुम्हें, कौन सा हेल्दी वाला है बताओ। सी डी आर हेल्दी, सी डी हेल्दी है, यहां पर हेल्दी है, ये भी हेल्दी है और ये वाला भी हेल्दी है। जो है नहीं वो क्या बताओ, ए और बी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, स्किन का इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर इन्फेक्शन हुआ है, हाँ स्किन इरिटेशन हो रहा है, स्किन का मतलब इन्फेक्शन हुआ है। तो ये सारे केसेस तुम यहाँ पे देख सकते हो। दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोलोस्टोमी। अगर लीकेज होता है, दिस आर द साइंस ऑफ लीकेज। बात समझ रहे हो। अगर चारों तरफ स्किन जो है, सराउंडिंग टिश्यूज अराउंड द कोलोस्टोमी इफ लुक्स रेड, दैट इंडिकेट्स दैट इज समथिंग लीकिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीकिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए कि बैरियर आता है। बैरियर क्या, लेट मी शो यू दिस। दिस इज कॉल्ड द स्किन बैरियर और फ्लेंज, इसे बोलते हैं क्या, स्किन बैरियर। पहले हमें क्या करना होता है, इसे स्किन बैरियर को लगा देना चाहिए। देखो ये दोनों को देखो, ये वाला ए वाला पिक्चर देखो, बी वाला पिक्चर देखो, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। जो कोलोस्टोमी बैग हम लगाते हैं दोनों अलग अलग टाइप के हैं। ए का देखो, ए स्किन बैरियर, ये वाला देखो स्किन बैरियर, और ये वाला पाउच, दोनों साथ में फिट होके कंपनी बना के देता है, एक ही पाउच है। पर बी वाला है जहां पर इसका दो पीसेस हैं। एक स्किन बैरियर है ये वाला, जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है स्किन को फ्रॉम लीकेज एंड एवरीथिंग, कि अगर थोड़ा बहुत लीकेज होता है ये कहां पर आएगा, यहां पर लगेगा, स्किन के ऊपर डायरेक्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो, अगर नहीं आएगा तो इन्फेक्शन से बच जाएंगे। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्किन बैरियर, ठीक है। ये स्किन बैरियर बोला जाता है, जो कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद इसको हमें फिट करना होता है ये पाउच को। तो ये दो टाइप, मतलब दो हिस्से में आता है कभी कभी, या फिर एक ही पीस में आता है, जहां पर स्किन बैरियर को बेसिकली कंपनी ने फिक्स करके देता है हमें, और इसको निकालना नहीं है। समझ रहे हो क्या। यहां पे अगर देखोगे डिफरेंट टाइप का कोलोस्टोमी बैग है। एक है वन पीस वाला जहां पर स्किन बैरियर है और पाउच के साथ एब्सोल्युटली पूरा कंप्लीटली फिक्स होके आता है। दो पीस वाला आता है जहां पर स्किन बैरियर अलग है, पाउच अलग है। हमें पहले स्किन बैरियर को लगाना है, उसके बाद मतलब इसको काट के स्किन बैरियर को लगाना है, फिर इसको फिट करना है मतलब जो पाउच को। तीसरा वाला आता है टू पीस एडहेसिव, मतलब इसमें स्किन बैरियर है, साथ में इसमें एडहेसिव है, मतलब थोड़ा सा मतलब चिपक जाए स्किन के ऊपर, एडहेसिव इसके साथ आता है, तो ये चिपक भी जाएगा, इसमें लीकेज का चांसेस और भी कम रहेगा, और इसको फिर चिपकाना होता है पाउच को। सो डिफरेंट टाइप्स का आता है बेसिकली, वन पीस, टू पीस और टू पीस एडहेसिव, ऐसे करके डिफरेंट टाइप का पाउच आता है। तो हमें वो पाउच के साथ इसको लगाना है। लेट मी शो दिस, यस। सो अगर साइंस ऑफ लीकेज देखें तो साइंस ऑफ लीकेज में क्या आ जाएगा बताओ, रेडनेस अराउंड, जल्दी बताओ, रेडनेस अराउंड
अराउंड द स्टोमा, हाँ या ना बोलो। नंबर 2 Yes. रेडनेस अराउंड द Yes, स्टोमा। sir. नंबर 2 क्या होगा? देयर विल बी स्वेलिंग। बात समझ रहे हो? स्वेलिंग रहेगा, रेडनेस होगा। एंड नंबर 3 देयर मे बी इवन फीकल मैटर्स, हाँ या ना बोलो। फीकल मैटर्स भी रहेगा ऊपर, जैसे ये वाला देख सकते हो ना, इधर थोड़ा बहुत फीकल मैटर भी तुम्हें दिखाई देगा, हाँ या ना बोलो। सो दिस आर गोइंग टू बी द साइंस ऑफ लीकेज। बात समझ रहे हो? अगर ज्यादा फिट हो गया, अगर ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गया, हमने साइज जो है ना होल को थोड़ा छोटा काट लिया, तो क्या होगा? देयर विल बी नेक्रोसिस। बात समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलो Yes, sir. अभी और एक क्वेश्चन आता है कि हमने पाउच को लगा दिया, मान के चलते हैं पाउच को लगा दिया, अब यहाँ पे स्टूल कलेक्ट हो रहा है, तो ये पाउच कितना फिल होने के बाद ये हमें खाली कर लेना चाहिए? जैसे यूरिन बैग लगाते हैं ना, यूरिन फुल होने के बाद हम मेजरमेंट करते हैं इतना यूरिन हुआ, और इसको फिर एम्प्टी करते हैं और फिर इसको क्लैंप कर देते हैं। वैसे यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूल कितना कलेक्शन होने के बाद इसको खाली करेंगे? इज 1/3। कितना बताओ? 1/3। बात समझ रहे हो? 1/3 या 1/3 टू हाफ। बात समझ रहे हो? कितना बताओ? 1/3 टू हाफ। इसका मतलब बेसिकली ये अगर मान के चलते हैं, ये हो गया पूरा, और इसको हम 1/3 मान के चलते हैं, ये हो गया एक हिस्सा, दूसरा ये तीसरा हिस्सा। तो अगर 3 हिस्से में से एक भाग, 3 से 1 भाग अगर क्या हो गया? फिल हो गया, हमें इसको खाली करना है। बात समझ रहे हो? सो 1/3 अगर फिल हो गया तो हमें इसको क्या करना बताओ? खाली करना होता है। पूरा निकालना नहीं है, खाली करना है बस। समझ रहे हो क्या? यहां पे क्लैंप आता है, क्लैंप को निकालना है, खाली करना है बस। समझ गए? समझ गए क्या? Yes, sir. चलो, ये पूरा Yes, sir. पूरा सिस्टम को कब निकाला जाता है? पूरा सिस्टम को, ये तो खाली कर दिए ना, दिन में हम हो सकता है कि 4-5 बार खाली कर दें, या फिर जितना, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि कितना बार 1/3 फुल होता है। अगर पूरा सिस्टम को, ये पाउच को एंड देन स्किन बैरियर को पूरा निकाल के फिर नया वाला लगाना है, तो कितना दिन के बाद करेंगे? 3 to 5 days। समझ गए? दोनों के बीच में डिफरेंस समझ रहे हो क्या? एक पाउच हमने लगाया और इसको 1/3 जब फुल हो जाता है इसको हम एम्प्टी करते हैं, लेकिन पूरा पाउच को निकाल के नया वाला लगाना ये अलग है। कब लगाते हैं? 3 से 5 दिन के अंदर। बात समझ गए? सो एटलीस्ट ए पाउच शुड बी देयर फॉर 3 days। समझ गए? हाँ या ना बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. so monitor Yes, the sir. pouch system for proper fit and signs of leakage, and then empty the pouch when 1/3 is full। जब 1/3 फुल हो जाता है खाली कर दो इसको। मॉनिटर द स्टोमा को मॉनिटर करो, क्या उसका साइज है, क्या अनयूजुअल ब्लीडिंग कुछ हो रहा है क्या, कलर चेंजेस है क्या, कोई नेक्रोटिक टिश्यू है क्या, तो इसका हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। कलर चेंज लाइक रेडनेस है क्या स्टोमा का, अगर अराउंड सराउंडिंग टिश्यू क्या है, ब्लीडिंग कुछ हो रहा है क्या। ब्लीडिंग अगर हो रहा मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा होगा, या फिर कहीं ना कहीं जो मतलब स्टोमा का है कहीं ना कहीं टिश्यू इंजरी हुआ है। साइज अगर स्वेलिंग वगैरह हो रहा तो भी हमें इन्फॉर्म करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। सो दिस आर गोइंग टू बी द मॉनिटरिंग ऑफ द स्टोमा। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कोलोस्टोमी का, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें देखना चाहिए आफ्टर कोलोस्टोमी इज नॉर्मल स्टोमा कलर रेड या पिंक कलर का होता है, इंडिकेट करता है कि इसमें अच्छा से ब्लड सप्लाई हो रहा है। नॉर्मली क्या दिखना चाहिए? रेड या पिंक कलर का। अगर ये पेल कलर का दिख रहा है, पेल कलर का दिख रहा है, पेल पिंक मतलब थोड़ा सा फेडेड है, तो इसका मतलब है इसमें पेशेंट का हो सकता है लो हेमोग्लोबिन हो या लो हेमाटोक्रिट हो, या फिर ब्लड सप्लाई वहाँ पे थोड़ा बहुत कम हो रहा है स्टोमा के अंदर, तो हमें वो मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। नोटिफाई द सर्जन इफ द स्टोमा अपीयर्स डार्क रेड और पर्पल और ब्लैक कलर विच इंडिकेट्स नेक्रोसिस। स्टोमा का कलर के रिगार्डिंग यहाँ पे 3 चीज हमें देखना। क्या चीज? नॉर्मल क्या है बताओ? स्टोमा कलर के रिगार्डिंग क्या क्या नॉर्मल है बताओ? नॉर्मल क्या है बताओ? स्टोमा कलर आइदर ये रेड होना चाहिए या फिर पिंक होना चाहिए, रेड या पिंक होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या कलर है बताओ? अगर नेक्रोसिस है तो क्या कलर होगा बताओ?
ब्लैक और पर्पल। ब्लैक या फिर पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हेमाटोक्रिट या हेमोग्लोबिन कम है तो क्या दिखेगा? पेल पिंक कलर का दिखेगा, पिंक। पेल पिंक या पेल कलर का दिखेगा। समझ गए? सो ये चीजें तुम्हें याद रखना चाहिए सो दैट यू कैन आंसर इन द एग्जाम्स। नेक्स्ट आते हैं, सर ब्राइट रेड हो तो? हाँ, ब्राइट रेड या फिर क्या बोलें, जैसे पर्पल कलर का या फिर अगर क्या बोले ब्लैक कलर का होता है, वो सारे इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नेक्रोसिस हो रहा है। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टर सर्जरी स्टूल क्या होगा? लिक्विड कलर का। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी स्टूल कैसा होगा? लिक्विड टाइप का होगा, और धीरे धीरे क्या होगा? इट विल बिकम सॉलिड। समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो? यस सर। लेकिन बात एक इंपॉर्टेंट है, अगर इलियोस्टोमी है क्या अब लिक्विड सॉलिड हो जाएगा? नहीं होगा। समझ रही हो? अगर इलियोस्टोमी या फिर असेंडिंग कोलोस्टोमी है तो ये वाला केस में शुरू में तो लिक्विड होगा, एंड में भी वही लिक्विड रहेगा, ये चेंजेस नहीं होगा। अगर मान के चल रहे हैं कहीं पे सिग्मॉइड कोलोन में अगर हमने कोलोस्टोमी किया है, शुरू में लिक्विड रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा? सॉलिड। बात समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो? अगर ट्रांसवर्स कोलोन में हमने किया है, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी हमने किया, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? शुरू में लिक्विड रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा बताओ? दिस विल बिकम सेमी सॉलिड। हाँ या ना बोलो? इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो? यस सर। चलो, अगर असेंडिंग कोलोन है, लिक्विड का स्टूल का जो कंसिस्टेंसी है वो क्या रहेगा बताओ? इट विल रिमेन लिक्विड टाइप। अगर ट्रांसवर्स कोलोन का हमने कोलोस्टोमी किया है, देन देयर विल बी सेमी फॉर्म्ड मतलब आधा बना हुआ स्टूल, ठीक है ना, एंड दैट विल बिकम लाइक सेमी सॉलिड टाइप। अगर डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलोन में हमने कोलोस्टोमी किया, देन देयर विल बी नॉर्मल स्टूल। ठीक है, चलो। सो फीकल मैटर शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन ऑन द स्किन। जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना पिक्चर में, यहाँ पे फीकल मैटर स्किन के ऊपर लगा हुआ है, इट शुड नॉट बी देयर। क्यों नहीं होना चाहिए बताओ? क्यों नहीं होना चाहिए बताओ? ये इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? सो इन्फेक्शन हो जाएगा। सो फीकल मैटर शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन ऑन द स्किन। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, क्योंकि इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपोज हुआ है, तो इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स देना जरूरी है आफ्टर सर्जरी। अवॉइड करना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स लाइक जो कि एक्सेसिव गैस कराएगा, गैस फॉर्मेशन कराने वाला फूड। जैसे मान के चलें कुछ पीनट हो गया, ठीक है ना, नट्स वगैरह, ग्राउंड नट हुआ, अगर वो खाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा गैस बनेगा, वो फूड को अवॉइड करो। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट्स इन स्टोमा केयर एंड इरीगेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। इरीगेशन कैसे करना है स्टोमा का, वो भी मैं बताऊंगा। स्टोमा केयर कैसे हमें चेंज करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? लेट मी शो यू द पिक्चर। यस, नाउ मान के चलते हैं इसको हमने लगाया था, तो रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव करने के लिए पहले तो ग्लव्स लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? ये पूरा पाउच को निकाल के बाहर फेंक देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें क्या करना है? एक सॉफ्ट क्लॉथ या फिर सॉफ्ट टॉवल को लेके ये चारों तरफ इसका, ठीक है, चारों तरफ इसका स्टोमा का क्या करना? क्लीन करना है। उसके बाद सेकेंड टॉवल लेंगे जहां पर स्टोमा को क्लीन करना है, इधर अंदर में क्लीन करना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसको लगाएंगे। कौन सा वाला पहले लगाएंगे? कौन सा वाला लगाएंगे बताओ? हाँ, अदर से मतलब स्किन, ये वाला क्या बताते हैं बताओ? स्किन बैरियर इसको बोलते हैं, स्किन बैरियर। पहले स्किन बैरियर को लगाएंगे, उसके बाद चिपकाएंगे किसको? पाउच को, ठीक है ना, पाउच को चिपकाएंगे। तो ये वाला टेक्निक है कि रिमूव करना और लगाना, बट दैट शुड बी डन इन असेप्टिक मैनर। मतलब जब हम निकालते हैं तो ग्लोव्स लगाना चाहिए, हैंड वॉशिंग करेंगे, ग्लोव्स लगाएंगे, निकालेंगे, फिर वो ग्लोव्स को फेंक देंगे, फिर नया वाला ग्लोव्स लगाएंगे, ये पाउच को मतलब स्किन बैरियर लगाएंगे, और फिर ये पाउच को लगाएंगे। ठीक है, तो असेप्टिक टेक्निक में होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे
इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट ऑन व्हेन टू रिज्यूम द नॉर्मल एक्टिविटीज। बेसिकली जब कोलोस्टोमी करते हैं ये लगता है कुछ 6 से 8 हफ्ता लगता है पूरा कंप्लीटली हील होने के लिए, 6 to 8 वीक्स। अभी 6 से 8 हफ्ते के बाद ही हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को तुम ट्रैवल करो या वर्क करो या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर जो भी करना चाहते हो नॉर्मल एक्टिविटीज, यू कैन डू दैट, बट दिस विल टेक अराउंड 6 to 8 वीक्स टू बिकम हेल्दी। ठीक है, सो साइकोसोसिस सपोर्ट देना चाहिए पेशेंट को कि तुम्हें ये थोड़ा सा जो भी बॉडी का मॉडिफिकेशन हुआ है, आइदर ये टेम्पररी है या परमानेंट है, यू हैव टू एक्सप्लेन और काउंसिल द पेशेंट एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि हाँ ये 6 से 8 हफ्ता लगेगा पूरा ये कंप्लीट हील होने में, उस टाइम के दौरान तुम्हें कोई भी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए एंड नेक्स्ट चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इलियोस्टोमी के रिगार्डिंग। कोलोस्टोमी तो हमने देखा, वैसे इलियोस्टोमी का अगर कलर देखेंगे तो स्टोमा रेडी कलर का होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर का स्टोमा। एंड स्टोमा अगर डार्क कलर का या फिर डार्क रेड कलर का या फिर दिख रहा है ब्लैक कलर का, दैट इंडिकेट्स नेक्रोसिस, सिमिलर लाइक कोलोस्टोमी, यहाँ पे इलियोस्टोमी में भी वही सेम चीज है। पोस्ट ऑपरेटिवली अगर इलियोस्टोमी किया गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, नंबर 1 शुरुआत में डार्क ग्रीन कलर का स्टूल होगा, समझ रहे हो क्या? द ड्रेनेज विल बी डार्क ग्रीन कलर का एंड देन धीरे धीरे ये येलो कलर बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है जैसे हमने पढ़ा था, लेकिन ये लिक्विड का होगा, लिक्विड ग्रीन कलर का, धीरे धीरे वो बाद में लिक्विड येलो होगा। इलियोस्टोमी अगर देखोगे कंपैरिजन टू असेंडिंग कोलोस्टोमी, यहाँ पे ग्रीन कलर का हो रहा, असेंडिंग कोलोस्टोमी ग्रीन नहीं होता है, ठीक है, वहां पे लिक्विड होता है, धीरे धीरे वो वही लिक्विड बन के रह जाएगा, पर ग्रीन कलर का नहीं है। यहाँ पे इलियोस्टोमी में इंपॉर्टेंट है, लिक्विड है, ग्रीन कलर का है, धीरे धीरे येलो बनेगा। जैसे ही वो पेशेंट खाना शुरू करता है, दैट विल बिकम येलो इन कलर। ऑलवेज द स्टूल विल बी व्हाट, लिक्विड इन नेचर। इलियोस्टोमी में पूरा टाइम वो क्या रहेगा, स्टूल लिक्विड का रहेगा, कभी भी सॉलिड नहीं होने वाला। बात समझ रहे हो? क्योंकि लिक्विड स्टूल हर टाइम क्या होता है, पेशेंट लिक्विड स्टूल पास करता है लाइक डायरिया, तो उसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होने का चांस ज़्यादा है एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांस ज़्यादा है इन केस ऑफ इलियोस्टोमी कंपेयर टू लाइक डिसेंडिंग कोलोस्टोमी या फिर ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी या फिर सिग्मॉइड कोलोस्टोमी, जहाँ पे स्टूल तो फॉर्मेशन होता है लेकिन लिक्विड उतना ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा। इलियोस्टोमी अगर कर देंगे तो स्टोमाक के बाद ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो ऑब्जर्प्शन होने का चांस कम है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट का ऑब्जर्प्शन, क्योंकि कोलोन के अंदर तो नहीं जा रहा, तो कोलोन के अंदर जाएगा तो वाटर रिऑब्जर्प्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट रिऑब्जर्प्शन होगा, तो नहीं जा रहा, इलियोस्टोमी के अंदर से बाहर, इलियम से बाहर जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि वाटर का रिऑब्जर्प्शन ना हो, तो डिहाइड्रेशन होने का चांस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांस ज़्यादा है इन केस ऑफ इलियोस्टोमी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? तो यस, बोल दो। सर इलियोस्टोमी में मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा? इलियोस्टोमी में मेटाबॉलिक अल्कालोसिस क्यों होगा अल्कालोसिस बताओ? होने का रिस्क है। क्यों होगा बताओ? क्यों सोच रहे हो कि मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा? डायरिया, डायरिया की वजह से? हमने नहीं बोला कि यहाँ पे डायरिया है, डायरिया लाइक मैंने बोला कि डायरिया जैसा लिक्विड हो जाएगा, इसमें यहाँ पे डायरिया के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा, समझ रहे हो? जी सर। डायरिया नहीं बोल रहा तुम, और क्यों सोच रहे हो कि यहाँ पे होगा बताओ, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस क्यों होगा बताओ? नहीं, अगर क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे इलियोस्टोमी वाला केस में? इलियोस्टोमी वाला केस में जी सर। क्या क्वेश्चन था बताओ? इलियोस्टोमी वाला केस में मेटाबॉलिक अल्कालोसिस क्यों होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। नहीं क्वेश्चन आया तो क्या होगा, मतलब मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा? अगर कोई इलियोस्टोमी का पेशेंट है और उसका इरिगेशन हो रहा है और मतलब ये डिहाइड्रेशन है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो रहेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट तो उसमें इम्बैलेंस क्या रहेगा। होगा तो ये वाला केस में क्या मतलब क्या लगता है बताओ, क्या होगा यहाँ पे? डायरिया वाला केस में क्या होता है, अल्कालोसिस या एसिडोसिस होता है बताओ? क्या होता है बताओ? डायरिया वाला केस में अल्कालोसिस या एसिडोसिस होता है। यहाँ पे लिक्विड स्टूल पास हो रहा है, अल्कलाइन सारे बाहर जा रहे हैं इंटेस्टाइन के। अल्कलाइन क्या क्या जा रहा है यहाँ पे बताओ? अल्कलाइन फ्लूइड
अल्कलाइन फ्लूइड क्या है बताओ? यहाँ पे Intestine स्मॉल में इंटेस्टाइन से अल्कलाइन फ्लूइड जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? हाँ क्या होगा बताओ? अल्कली होगा क्या? एसिडोसिस होगा ना फिर, एसिडोसिस जी। समझ रही हो? लेकिन अगर वॉमिटिंग होता है, मैंने बोला था स्टोमक के नीचे से अगर कुछ बाहर जा रहा है ना, इसका मतलब एसिडोसिस होगा। स्टोमक के ऊपर से अगर जा रहा है वॉमिटिंग होके, तो फिर ये क्या होगा? यहाँ पे अल्कलोसिस होगा। अल्कलिसिस समझ रहे हो ना? Yes, sir. मैंने एक क्लास में बोला था कि अगर स्टोमक से ऊपर कुछ भी बाहर जा रहा है, दैट विल बिकम अल्कलोसिस, है या ना? बोलो, क्योंकि वहां से H+N बाहर जा रहा है। स्टोमक के नीचे से अगर कुछ बाहर जा रहा है, वो क्या होगा? एसिडोसिस। सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, समझ गए? तो यहाँ पे होने का अगर पॉसिबिलिटी है, देन देयर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है ना? डायरिया वाला केस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, समझ गए? चलो, सो रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसलिए होगा क्योंकि कोलोन के अंदर ज्यादातर जो है ना पोटासियम का हाइपोकैलेमिया होने का चांस ज्यादा है इसमें, समझ रहे हो? सो हाइपोकैलेमिया होने का चांस ज्यादा है क्योंकि अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इधर, समझ रहे हो? सो हाइपोकैलेमिया होने का चांस ज्यादा है ये वाला केस में। कौन सा वाला केस में? इलियोस्टोमी वाला केस में। सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सिर्फ पोटासियम का नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड इम्बैलेंस होने का पॉसिबिलिटी है इलियोस्टोमी वाला केस में। ओस्टोमी केयर। ओस्टोमी केयर मतलब हमने कोलोस्टोमी कर दिया, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट है, हमें केयर देना है, ठीक है? सो इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट। समटाइम irrigation is sometimes necessary for some clients and may be recommended. डेली करना चाहिए इरिगेशन ओस्टोमी केयर में। इरिगेशन डेली हो सकता है, जो टाइम में करेंगे हर वही सेम टाइम में हमें कोलोस्टोमी का इरिगेशन कराना है। तो इरिगेशन कैसे करेंगे? तो इरिगेशन कैसे करेंगे आगे हम पढ़ेंगे इसके रिगार्डिंग। अभी के लिए बस याद रखो, इरिगेशन हमें रेकमेंड अगर किया जाता है तो बेसिकली डेली किया जाता है। इरिगेशन करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? दिस विल अलाउ द रेगुलेशन ऑफ द बावेल एम्प्टिंग, मतलब पूरा जीआई ट्रैक्ट अच्छा से खाली हो, इसलिए इरिगेशन ज्यादातर किया जाता है। पाउचिंग जो है, हमने जो पाउच सिस्टम के रिगार्डिंग बताया कि यहाँ पे एक स्किन मतलब स्किन सेफ्टी के लिए स्किन प्रोटेक्टर है, राइट, और स्किन बैरियर है और एक पाउच सिस्टम है। तो ये पाउचिंग सिस्टम का एक बेनिफिट है, इसके अंदर फिकल मैटर कलेक्ट तो होगा, साथ में प्रोटेक्ट करेगा स्किन को एंड देयर विल बी मिनिमाइज ऑर्डर। अगर ये पूरा मतलब पाउच सिस्टम हम नहीं लगाएंगे, पूरा स्टूल तो भर जाएगा ना, पूरा हर तरह एब्डोमेन के ऊपर लगेगा, फिर इन्फेक्शन होगा, वो सारे चीज़, गंदा स्मेल होगा। वो पाउच लगाने से बेनिफिट ये होता है, गंदा स्मेल नहीं होता, नंबर 1, नंबर 2 स्किन प्रोटेक्ट होके रहता है, नंबर 3 फिकल मैटर कलेक्ट हो जाता है। तो पाउचिंग का ये बेनिफिट है। न्यूट्रिशन क्या चाहिए पेशेंट को आफ्टर कोलोस्टोमी? बेसिकली कोलोस्टोमी के दौरान हमें कोई ऐसा न्यूट्रिशन नहीं देना, खाना नहीं देना जो गैस फॉर्मिंग है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, आफ्टर कोलोस्टोमी यूजुअली खाने के लिए मन नहीं होता, देयर विल बी डिमिनिश्ड अपेटाइट, समझ रहे हो क्या? इसलिए थोड़ा अपेटाइट जैसे पेशेंट को जो पसंद है उस हिसाब से हमें खाना देना चाहिए। एक बार वो पेशेंट धीरे धीरे एक्वेंटेड हो गया खाने के साथ, देन देयर विल बी नो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस। अदरवाइज अगर कोई डाइटरी मतलब कंट्राइंडिकेशंस या रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, देन वी कैन गिव एनी टाइप ऑफ डाइट टू द पेशेंट इफ कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी जो भी हो, कोई डाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। एक बार मतलब वो एक्वेंटेड हो गया ये ओस्टोमी के साथ। Then adequate fluid intake helps to prevent the blockage of the colostomy, number 1. नंबर 2 क्या करेगा? adequate fluid लेने से, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है तो adequate fluid लेना भी जरूरी है, नंबर 1. नंबर 2, अगर ओस्टोमी के जो बैग्स हैं या फिर ओस्टोमी का मतलब ये इंटेस्टाइन का जो पार्ट हमने लगाया हुआ है वो इंटेस्टाइन ब्लॉक ना हो जाए, ठीक है, वो इंटेस्टाइन ही ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए लिक्विड हमें ज़्यादातर लेना जरूरी है। अदरवाइज जो इंटेस्टाइन हमने स्टोमक के साथ जोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं अंदर क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए हमें पानी अच्छा से पीना चाहिए सो दैट इट विल नॉट ब्लॉक, समझ रहे हो?
foods that causes gas should be limited or avoided. Risk for the fluid volume disturbances with the ileostomy is very high. इसलिए हमें फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना चाहिए, इनपुट आउटपुट मेंटेन करना चाहिए और फ्लूइड को ज़्यादा लेना चाहिए. कोलोस्टोमी इरिगेशन के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है. कोलोस्टोमी इरिगेशन करने का मकसद क्या है? एक हमने बताया कि ये पूरा एम्प्टी कराना चाहिए एंड पेशेंट विल फील लाइक हेल्दी फील करेगा. सो कोलोस्टोमी इरिगेशन हमें कराना चाहिए एंड इट इज़ रिकमेंडेड फॉर सम क्लाइंट्स. और जो टाइम में हमें करना है आज, वही सेम टाइम में नेक्स्ट डे कराएंगे. इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इंस्टिलिंग द फ्लूइड थ्रू द स्टोमा टू स्टिमुलेट द बावेल एम्प्टिंग. जो स्टोमा है हमारा, ये स्टोमा के अंदर हमें क्या करना होता है? पानी इसके अंदर देना होता है. ऐसे ये ट्यूब के अंदर से ऐसे कोन शेप का आता है, कोन को इसके अंदर डाल देंगे तो वो पूरा इंस्टिल होगा. वार्म वाटर थोड़ा इसके अंदर जाएगा और जाने के बाद 500 to 1000 ml इसके अंदर कितना पानी देना होता है? 500 to 1000 ml. ठीक है, याद रखना 500 to 1000 ml का हमने वार्म वाटर देना है, ल्यूक वार्म वाटर देना है और वो अंदर जाएगा और वो कलेक्ट होगा. और एक पाउच आता है इसका दूसरा टाइप का, वो मैं दिखाऊंगा. वो पाउच को हमें अटैच करना होता है और वो पूरा बाहर आ जाएगा. जो भी फ्लूइड हमने दिया था और पूरा स्टूल वो पूरा कंप्लीटली वॉश होके बाहर आ जाएगा. सो बेसिकली जब हम इरिगेशन करते हैं, यूज करते हैं 500 to 1000 ml ऑफ ल्यूक वार्म टैप वाटर थ्रू द स्टोमा, allowing the water and stool to drain into the collection bag. Let me show you this. यहाँ पे और एक डिफरेंट टाइप का बैग आता है. यहाँ पे देख सकते हैं ये बैग है. ठीक है, हमने क्या किया? ये बैग को इधर अटैच करना है. देखो ये थोड़ा लंबा वाला बैग है. हमने कोलोस्टोमी का जो बैग देखा था यहाँ पे, ये छोटा सा है, ये वाला छोटा सा है. ये बैग यहाँ तक आ रहा है ना. लेकिन दूसरा वाला जो बैग है वो कोलोस्टोमी से, let me show you one, draw the picture so that you can understand. Let me show you this. ये वाला देखते हैं, मान के चलते हैं हमने ये वाला बैग ऐसे रखा, मतलब यहाँ पे जो कलेक्शन वाला बैग ये इतना छोटा सा है. लेकिन जो हम इरिगेशन करते हैं ना, वो बैग बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा. वो मतलब मान के चलो अगर बैठोगे वो कमोड तक जाएगा. कमोड के ऊपर बैठोगे तो वो कमोड के अंदर चला जाएगा, इतना बड़ा बैग है. समझ रहे हो? तो इसलिए जब हम बैठ के लेते हैं कमोड के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोलोस्टोमी का बैग लगा हुआ है एम्प्टी कराने के लिए इधर. ठीक है, और बैग का जो दूसरा वाला हिस्सा है, जो लंबा ये वाला हिस्सा, ये गया है कमोड के अंदर. ठीक है, कमोड के अंदर ऐसे गया हुआ है. और यहाँ पे देख सकते हो एक होल है एक साइड से, मतलब ये मान के चलो ये हो गया ऐसे करके पूरा जो बैग है. और यहाँ पे कोलोस्टोमी के लिए एक होल है, हमने लगाया किसके साथ? कोलोस्टोमी के साथ. और जब हम ट्यूबिंग है ना, वो ट्यूबिंग को ये होल के अंदर से लेके क्या करना होता है? यहाँ पे एक कोन जैसा होता है ऐसे करके. तो कोलोस्टोमी जो ओस्टोमी क्या है या कोलोस्टोमी क्या है, वो कोलोस्टोमी के अंदर ऐसे घुसाना होता है ये कैथेटर को स्टोमा के अंदर. ठीक है, जिसे कोन टिप बोलते हैं. कोन टिप को ये कैथेटर, कोन टिप को वहाँ पे स्टोमा के अंदर डाल देना होता है और फिर ये फ्लूइड को चलाना होता है. कितना अमाउंट का चलाना होता है? 500 to 1000 ml. क्या समझ रहे हो या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ? समझ में आ रहा है तो? सर. चलो, तो मैं दोबारा इसको बता देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे. कि जब हम इरिगेशन करेंगे ना, वो इरिगेशन के टाइम हमें अलग सा दूसरा टाइप का मतलब लगाना होता है कोलोस्टोमी इरिगेशन पाउच. ये कोलोस्टोमी इरिगेशन पाउच थोड़ा लंबा वाला है. यहाँ पर हमें ये वाला क्लिप आता है इसके साथ, ये क्लिप को इधर लगाना होता है. ठीक है, जब तक हम क्या नहीं कर रहे, ये 500 यहाँ पे जो इरिगेशन बैग है 500 to 1000 ml इसके अंदर रहेगा. इसको हम हैंग करेंगे किधर? जैसे आईबी पोल होता है ना, आईबी पोल जैसा इधर इसको हैंग करेंगे. पेशेंट अभी यहाँ पे क्या है? बैठा है कमोड के ऊपर. पेशेंट मान के चलते हैं यहाँ पे कमोड के ऊपर बैठा हुआ है और ये फ्लूइड को चला गया.
या फिर ऐसे बेड में भी बैठ सकता है। हम इसको क्लिप कर दिया ना, तो जो भी आएगा वो अंदर रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। क्लिप कर दिया, और ये 500 to 1000 ml फ्लूइड किधर डालेंगे? स्टोमा के अंदर डाल देंगे। अब ये जो क्लिप लगाया है, ये क्लिप को हम हटाएंगे नहीं। पेशेंट को बोलेंगे कि तुम इसको पकड़ के बैठो एटलीस्ट फॉर 30 to 45 मिनट्स। वो पकड़ के पेशेंट बैठेगा, ठीक है ना। अदरवाइज कमोड में भी बैठ सकता है, पर इतना लंबा टाइम क्यों बैठे। तो उसके बाद क्या होगा, ये पाउच को लेके कमोड के ऊपर बैठ जाएगा, और ये पाउच को, ये जो क्लिप लगाया गया है, क्लिप को खोल देगा, कमोड के अंदर पूरा जाएगा, जो भी कलेक्शन हुआ है पूरा अंदर जाएगा, या फिर थोड़ा वेट करेंगे तो भी वो चला जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलो, सो ये इरिगेशन इस टाइप का किया जाता है। लेट मी शो यू द प्रोसीड्योर कैसे किया जाता है। इफ द पेशेंट इज एम्बुलेटरी, अगर पेशेंट मूवमेंट कर पाता है, देन पोजीशन द क्लाइंट सिटिंग ऑन द टॉयलेट, टॉयलेट के ऊपर बैठ जाए पेशेंट। इफ ऑन द बेड रेस्ट, पोजीशन द क्लाइंट ऑन द साइड, साइड में पेशेंट बेड साइड में बैठना चाहिए। हैंग द इरिगेशन बैग, इरिगेशन बैग को आईबी पोल के ऊपर लटका देंगे, सो दैट द बटम ऑफ द बैग इज एट द लेवल ऑफ क्लाइंट्स शोल्डर और स्लाइटली हायर। जो यहाँ पे बटम है, ये वाला देख सकते हैं, बटम ऑफ द बोतल या फिर पाउच, ये कहाँ पर होना चाहिए? क्लाइंट का शोल्डर हाइट में या फिर उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एंड देन इंसर्ट द इरिगेशन ट्यूब केयरफुली एंड विदाउट फोर्स। एक्चुअल में यहाँ पे क्या किया जाता है ना, थोड़ा सा तुम्हारा जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर में क्या लो थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लो। पेट्रोलियम जेली लेके क्या करो, जेल लेके यहाँ पे क्या करो, लगाओ। किसके ऊपर? ये स्टोमा के ऊपर लगाना चाहिए, मतलब ग्लोव्स पहन के लगाओ। और फिर क्या करो, ये जो कोन टिप है, ये कोन टिप को इसके अंदर डाल दो, ठीक है। ऐसे कराना चाहिए। बिगिन द फ्लो ऑफ इरिगेशन। अभी क्या करना, ये जो मतलब इसके अंदर जो लीक वार्म टैप वाटर हमने रखा था, कितना 500 to 1000 ml, इसको हम चला देंगे, ठीक है। ज़्यादा स्पीड में नहीं, पर चलाएंगे। अगर ज़्यादा स्पीड में जाएगा तो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगा, तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए जब एब्डोमिनल क्रैम्पिंग शुरू होता है। रिलीज द ट्यूबिंग क्लैंप आज द क्रैम्पिंग सबसाइड्स। जैसे ही क्रैम्पिंग खत्म होता है, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। अगर तुम क्या कर रहे हो, कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हो, और उस टाइम पे क्या हो रहा है, क्रैम्पिंग शुरू हुआ, तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? यू हैव टू क्लैंप द ट्यूब। यहाँ पे ट्यूब को क्या कर दो, बंद कर दो, या फिर फ्लो को बंद कर दो। और उसके बाद बताया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेशेंट का एक एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रहा था, तुमने 500 मतलब तुम्हें प्रिस्क्राइब किया गया था 1000 ml का फ्लूइड लगाने के लिए, कोलोस्टोमी इरिगेशन करने के लिए तुमने 500 ml दिया हुआ है, पेशेंट का एब्डोमिनल क्रैम्पिंग शुरू हुआ, ठीक है। और तुमने क्या किया, इमीडिएटली बंद कर दिया, ठीक है ना। अभी क्या है, पेशेंट का एब्डोमिनल क्रैम्पिंग बंद है, खत्म हो गया है एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, और नहीं है। तुम्हें और 500 ml जो बाकी बचा है, क्या तुम्हें चलाना चाहिए या फिर नहीं चलाना चाहिए? बताओ बताओ, कैसे करेंगे? चलाना चाहिए। यस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे ही क्रैम्पिंग खत्म होता है, देन यू रिलीज द क्लैंप, एंड जैसे ही सबसाइड हुआ क्रैम्पिंग, फिर चला दो, बाकी जो बचा है वो चलाओ, ठीक है ना। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें आंसर देना है। अवॉइड फ्रीक्वेंट इरिगेशन, ठीक है ना, बिकॉज दिस विल लीड टू लॉस ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन याद रखना, जब हम इरिगेशन करते हैं, यू शुड डू इट सेम टाइम ईच डे। आज अगर तुमने सुबह 10 बजे कराया या फिर शाम को कराया, जो भी टाइम है वही सेम टाइम में तुम करो। और इरिगेशन मोस्ट प्रिफरेबली, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 1 घंटे के बाद कराना है आफ्टर मील। आफ्टर मील कितने टाइम के बाद? 1 घंटे के बाद। आफ्टर 1 आवर, 1 आवर आफ्टर ए मील। टू एनहांस इफेक्टिवनेस ऑफ द इरिगेशन, मसाज द एब्डोमेन जेंटली। तुमने चला दिया, और उसके बाद मसाज करना एब्डोमेन के ऊपर, थोड़ा बहुत मसाज, मतलब जोर से दबा के है नहीं, मतलब थोड़ा सॉफ्टली मसाज करना एब्डोमेन को, सो दैट एब्डोमेन का जो मसल्स है वो थोड़ा कंट्रैक्ट हो, और वो सारा जो इरिगेशन हमने फ्लूइड दिया था अंदर, वो फ्लूइड बाहर आ जाए इजीली, ठीक है। सो प्रोसीड्योर क्या क्या हुआ,
थोड़ा सा मैं दोबारा बता देता हूँ क्या हुआ। पेशेंट को हमने सिटिंग पोजीशन दिया, अगर एम्बुलेटरी है तो टॉयलेट में बैठा दो, अगर बेड रेस्ट में है तो बेड साइड में बैठा दो, और इरिगेशन बैग को हैंग करो जहाँ पर 500 to 1000 ml का हमने लिक्वाम वाटर टैप वाटर लिया था, और बटम ऑफ द बैग कहाँ पर होना चाहिए, इट शुड बी एट द हाइट ऑफ द शोल्डर और स्लाइटली हायर, ठीक है ना। और फिर इंसर्ट करेंगे जो कोन टिप है कैथेटर का, वो कोन टिप को कहाँ पर लगाएंगे, स्टोमा के अंदर, और फिर चलाएंगे फ्लूइड को, ठीक है ना, फ्लूइड को चलाएंगे। समझ रहे हो, अगर क्रैम्पिंग हो रहा बंद करेंगे, जैसे ही क्रैम्पिंग खत्म होता है दोबारा चलाएंगे, ठीक है, सिंपल सा है। अवॉइड फ्रीक्वेंट इरिगेशन, बार बार हम फ्रीक्वेंटली एक दिन में 2-3 बार नहीं करा देंगे, करने से क्या होगा, फ्लूइड लॉस होगा, साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी चला जाएगा। लेकिन हमें अगर करना है दिन में एक बार, सेम टाइम में डेली कराना चाहिए। और कब करेंगे, 1 hour आफ्टर मील, ठीक है। और इरिगेशन को अच्छा से इरिगेट हो इसलिए मसाज करेंगे, एब्डोमेन को जेंटली कराएंगे। चलिए तो देखते हैं अभी एमसीक्यूज, यहाँ पे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा डाउट्स हमारा। ऑन असेसमेंट, अच्छा यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर कोई डाउट है किसी का, बताओ। नो सर। नहीं, चलिए तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज। तो पहला वाला क्वेश्चन है, ऑन असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट विद अ कोलोस्टोमी यू नोट द स्टोमा इज लोकेटेड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। Right lower quadrant, due to its location this is known as what type of colostomy? Descending colostomy, transverse ileostomy, ascending colostomy? डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। राइट साइड का है, डिसेंडिंग, राइट साइड का। राइट असेंडिंग, असेंडिंग कोलोस्टोमी। देखो राइट साइड कौन सा वाला है तुम्हारा, राइट मतलब पेशेंट का लेफ्ट, लोअर इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी। बात समझ रहे हो, तुम्हारा मतलब ये हमारा राइट साइड है ये वाला, लेकिन पेशेंट का कौन है, ये वाला लेफ्ट साइड है, पेशेंट का राइट साइड ये वाला है, ठीक है ना। तो ये मुझे बताओ, राइट साइड का अगर राइट लोअर क्वाड्रेंट मतलब क्या, ये वाला राइट लोअर क्वाड्रेंट मतलब इधर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये हो जाता है राइट लोअर क्वाड्रेंट, और ये हो गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। एब्डोमेन का 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये हो गया लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अभी मुझे बताओ ये कौन सा वाला हिस्सा होना चाहिए, क्या होगा बताओ, असेंडिंग कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोस्टोमी? आंसर इज असेंडिंग कोलोस्टोमी, ठीक है, असेंडिंग कोलोस्टोमी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टूल वुड यू एक्सपेक्ट द स्टोमा टू बी excreting in ascending colostomy? Liquid stool, loose stool, partly formed stool, similar to normal stool, semi-solid stool? Liquid stool. Very good. A patient has a double barrel colostomy of the transverse colon. You note on assessment 2 stomas. तुमने देखा 2 ओपनिंग है, 2 स्टोमा है, एक proximal stoma और दूसरा distal stoma. What type of stool do you expect to drain from द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल स्टोमास? तुम किस टाइप का स्टूल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोनों से आएगा, प्रोक्सिमल से क्या और डिस्टल से क्या? प्रोक्सिमल लूज टू पार्टली फॉर्म्ड स्टूल और डिस्टल म्यूकस। बी पूछ रहा है कि बी बोल रहा है प्रोक्सिमल लिक्विड स्टूल है, डिस्टल म्यूकस है। सी प्रोक्सिमल म्यूकस है, डिस्टल लूज टू पार्टली फॉर्म्ड स्टूल, डी प्रोक्सिमल एंड डिस्टल लूज टू पार्टली फॉर्म्ड स्टूल। ऑप्शन ए। तो यहाँ पे क्या होगा, लूज टू पार्टली फॉर्म्ड स्टूल, क्योंकि ये ट्रांसवर्स कलोन का है। अगर मतलब असेंडिंग का पूछ लेता तो हम बोलते लिक्विड तो लिक्विड बोलते और डिस्टल म्यूकस होता है, या ना बोलो। ये असेंडिंग वाला, ये वाला असेंडिंग टाइप में है, या ना बोलो। लेकिन ये वाला क्या है, ट्रांसवर्स है, या ना बोलो, समझ गए ना। और डिस्टल वाला में से, डिस्टल से कभी भी क्या नहीं होगा, पार्टली स्टूल तो नहीं बनेगा, है ना बोलो। डिस्टल से कभी स्टूल नहीं आता, क्या आता है, म्यूकस आता है, ठीक है ना। तो ए बी दोनों में म्यूकस लिखा है, बस यहाँ पे प्रोक्सिमल को देखना, यहाँ पे भी म्यूकस है डिस्टल का, यहाँ पे भी डिस्टल का म्यूकस है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा, ट्रांसवर्स कलोन मतलब ये क्या होना चाहिए, पार्टली फॉर्म्ड स्टूल। समझ गए, चलो आगे बढ़ रहे हैं। A patient is 8 hours post-operative from a colostomy placement.
विच फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग एक्शन? ए, द स्टोमा इज swollen and large. B, the stoma is black. C, the stoma is not draining any stool. D, the patient states the site is tender. 8 घंटा हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव है, तो कौन सा है जो कि तुम्हें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? बी। बताओ क्या है? बी। बी होना चाहिए। क्यों बताओ? यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हु हैड अ कोलोस्टोमी प्लेस्ड यस्टरडे कॉल्स ऑन द कॉल लाइट टू से देयर सर्जिकल ड्रेसिंग फेल ऑफ। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सा पेशेंट ने ये बोल दिया कि मेरा कोलोस्टोमी कल लगा गया है, आज मेरा जो पाउच वगैरह जो भी है वो निकल के बाहर आ गया, या फिर जो सर्जिकल ड्रेसिंग किया गया था वो बाहर आ गया है। यू विल री अप्लाई व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसिंग ओवर द स्टोमा? क्या अप्लाई करोगे वहां पे? वेट टू ड्रेसिंग, नो ड्रेसिंग इज नीडेड, और पेट्रोलियम गॉस ड्रेसिंग, ड्राई गॉस? द आंसर विल बी पेट्रोलियम गॉस ड्रेसिंग। नेक्स्ट आते हैं, पेशेंट इज पोस्ट ऑपरेटिव डे 2 फ्रॉम एन इलियोस्टोमी प्लेसमेंट, विच फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग एक्शन? ठीक है ना, डे 2 है, पोस्ट ऑप डे 2 है, इलियोस्टोमी लगाया गया है, इलियोस्टोमी किया गया है पेशेंट का, क्या तुम्हें इमीडिएट नर्सिंग एक्शन लेना चाहिए? कौन सा वाला केस में? ए, द स्टोमा इज excreting liquid effluent. B, the patient's potassium level is 3 milliequivalent per liter. C, the stoma is bright red and moist. D, the patient reports mucoid drainage from the anus. Right. देखो एक बार नंबर 1 देखते हैं, क्या ये सही है या नहीं? बताओ, इलियोस्टोमी के लिए क्या लिक्विड होना चाहिए? यस, दिस इज करेक्ट। दिस इज करेक्ट, हाँ या ना बोलो? क्यों करेक्ट है बताओ? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इलियोस्टोमी के, इलियोस्टोमी से क्या निकलेगा? लिक्विड वाला। ये तो सही बात है फिर, राइट? अभी यहाँ पे देखते हैं सी को, द स्टोमा इज ब्राइट रेड एंड मॉइस्ट, ये भी तो सही बात है, स्टोमा होना चाहिए भी, तो ये भी तो सही बात है। डी को देखो, द पेशेंट रिपोर्ट्स म्यूकॉइड ड्रेनेज फ्रॉम द एनस, म्यूकस तो सिक्रेशन होना चाहिए, है ना बोलो? तो ये भी तो सही बात है, डिस्टल वाला पार्ट। लेकिन बात यहाँ पे जो गलत है वो है पोटासियम लेवल, और गलत नहीं बोल सकते, इमरजेंसी है, वो है पोटासियम लेवल। कितना होना चाहिए बताओ? 3.5 to 5.1। 3.5 to 5.1। सो दिस इंडिकेट्स कि वो हाइपोकैलेमिया हो रहा है पेशेंट का, है ना बोलो? हाइपोकैलेमिया हो रहा है, देन यू शुड बी अलर्ट फॉर दिस। ठीक है ना, बात समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं, ए क्लाइंट सफरिंग विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस has discussed the need for a temporary colostomy, to raise the colon। ठीक है, एक पेशेंट का क्या हुआ था? अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था, अभी उसका टेम्पररी कोलोस्टोमी चाहिए पेशेंट को, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोलोन थोड़ा सा रेस्ट ले। और अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था, वो जो इन्फ्लामेशन है वो थोड़ा सबसाइड होने तक हम कोलोस्टोमी को, मतलब कोलोन को, डिस्टल पार्ट को हम चाहते हैं रेस्ट थोड़ा दे दें, वहां पे कोई स्टूल पास नहीं होना चाहिए। एंड हेल्प द हीलिंग प्रोसेस, इसमें थोड़ा क्या हो जाएगा? कोलोन थोड़ा हील हो जाएगा, जैसे हम रेस्ट देते हैं। द कोलोस्टोमी विल बी लोकेटेड इन द डिसेंडिंग कोलोन, कोलोस्टोमी डिसेंडिंग कोलोन में लगाया जाएगा, हमने ये डिसाइड किया। द टाइप ऑफ स्टूल दैट द क्लाइंट कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टोमा विल बी डैश, लिक्विड दैट कैनॉट बी रेगुलेटेड, malodorous and mussy drainage, increasingly solid, then liquid fecal drainage। क्या लग रहा है यहाँ पे? डिसेंडिंग कोलोन है, देखो डिसेंडिंग कोलोन है, तो क्या होना चाहिए बताओ? सॉलिड होनी चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। द आंसर विल बी 3, हाँ या ना बोलो? तो पहले जैसे सर्जरी होता है ना, वो पहले क्या हो जाता है? लिक्विड से शुरू होता है एंड देन बाद में सॉलिड होता है। ये डिसेंडिंग कोलोन या सिग्मॉइड कोलोन का बात है। अगर असेंडिंग कोलोन है या इलियोस्टोमी है, देन ये सारा टाइम में लिक्विड होकर, मतलब लिक्विड ही होगा। द नर्स इज मोस्ट लाइकली टू रिपोर्ट विच फाइंडिंग टू द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर फॉर ए क्लाइंट हु हैज एन एस्टैब्लिश्ड कोलोस्टोमी। क्या होने से हम इमीडिएटली बताना चाहिए? ठीक है, ए, द स्टोमा एक्सटेंड्स हाफ इंच अबव द एब्डोमेन, मतलब यहां पे मान के चलो एब्डोमेन है और स्टोमा यहां से हाफ इंच बाहर है,
ठीक है, हाफ इंच बाहर है। द स्किन अंडर द अप्लायंस लुक्स रेड ब्रीफली आफ्टर रिमूविंग द अप्लायंस। सी द स्टोमा कलर इज डीप रेड पर्पल। डी an ascending colostomy delivers liquid feces। यहाँ पे क्या इमीडिएट मतलब चाहिए, प्राइमरी मतलब रिपोर्ट करना चाहिए इमीडिएटली। मोस्ट लाइकली टू रिपोर्ट विच फाइंडिंग टू द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। हाफ इंच नॉर्मल है। अगर रेड कलर का दिख रहा है ब्रीफली मतलब थोड़ा टाइम के लिए तो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड कलर का तो दिखना भी चाहिए। और असेंडिंग कोलोस्टोमी लिक्विड फिसेस हो रहा, ये भी तो सही बात है, ठीक है ना। जो नहीं होना चाहिए वो क्या, डीप रेड या फिर पर्पल कलर का। दिस इंडिकेट्स क्या, जल्दी बताओ। नेक्रोसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चेंजिंग द पाउच सिस्टम which routine step best minimizes the irritation of the skin surrounding stoma। अगर when changing the pouching system, जब पूरा पाउच को हम निकालते हैं, कब निकालते हैं बताओ, 3 to 5 days में। पूरा पाउच को जब नया वाला लगाते हैं 3 to 5 days में हम निकालते हैं। which routine step best minimizes irritation। इनमें से कौन सा रूटीन स्टेप है जो कि स्किन इरिटेशन अराउंड द स्टोमा या सराउंडिंग द स्टोमा थोड़ा कम होगा या फिर इन्फ्लामेशन थोड़ा सा कम होगा। 1 यूजिंग द adhesive remover, 2 emptying the ostomy bag only when full, 3 avoiding unnecessary changes of the pouching system for wearing the clean gloves। ऑप्शन सी। आंसर इज ऑप्शन सी। बार बार हमें अननेसेसरीली रिमूव नहीं कराना चाहिए। हमें कब रिमूव करना चाहिए, 3 to 5 डेज में। 3 to 5 डेज में हमें रिमूव करना चाहिए, बार बार हमें फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कराना चाहिए। अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, स्किन इरिटेशन होगा एंड स्किन सराउंडिंग द स्टोमा विल बी इन्फ्लेम्ड या फिर इन्फेक्शन होगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। यस सर। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client has returned to the medical surgical unit after having surgery to create an ileostomy. Which goal has the highest priority at this time? 1 providing relief from the constipation, assisting the client with the self care activities, maintaining fluid and electrolyte balance, minimize odor formation। क्या हुआ है बताओ, इलियोस्टोमी है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी है बताओ इलियोस्टोमी वाला केस में। मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। यस, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, लिक्विड स्टूल जा रहा है, हर टाइम क्या होगा, लिक्विड स्टूल है ना, बोलो। तो इसलिए डिहाइड्रेशन होता है ज्यादातर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। सो इलियोस्टोमी वाला केस में यू शुड मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। हमें राइट समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओस्टोमी केयर। और बाकी ओस्टोमी के लिए जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अगर तुम्हारे पास बुक है वो देखो, अगर डाउट है पूछो। अभी के लिए कोई डाउट है पूछ लो। सर। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।